Hello students, I am going to start today's video with a question, and the question is fill in the gaps in the following table illustrating differences between prokaryotic and eukaryotic cells. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच के डिफरेंस को टैबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबल ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन इनमें सारे डिफरेंसेस फिल नहीं किए गए हैं। फर्स्ट डिफरेंस प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच साइज का डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की साइज जो होती हैं जनरली स्मॉल होती है एंड इनकी साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर के बीच में होती हैं एंड 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। यूकैरियोटिक सेल्स की जो साइज होती है इट इज़ जनरली लार्ज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड इट इज़ बिटवीन 5 to 100 माइक्रोमीटर। सेकेंड डिफरेंस इज न्यूक्लियर रीजन। प्रोकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियर रीजन जो होती है वो पुअरली डिफाइंड होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि उनमें चूँकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, दैट्स वाई उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है एंड इस पुअरली डेवलप्ड या अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। सो यहाँ आपको क्या फिल करना होगा? नोन एज न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल्स की न्यूक्लियर रीजन जो होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसी न्यूक्लियस को सराउंड करेगा तो डेफिनेटली उसकी न्यूक्लियर रीजन क्या होगी? वेल डिफाइंड होगी। थर्ड डिफरेंस इज क्रोमोसोम। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेरेंट टू चिल्ड्रन। प्रोकैरियोटिक सेल में ये सिंगल होता है एंड यूकैरियोटिक सेल में इसकी जो नंबर होते हैं वो मोर देन 1 होता है। फोर्थ इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक तो उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेकेंड चीज़ होती है उस सेल के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। ओके, बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, बैक्टीरिया आते हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में फंगाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल एट्सेट्रा आते हैं। दिस इज अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या है? जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं उनको अपनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ की नीड होती है एंड इन बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट रखने के लिए सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ओके, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में आपको पता ही है कि ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। अब ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बट इनके नेम क्या हैं? आपके सिलेबस में जो सेल ऑर्गेनेल आपको पढ़ना है दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे कैरी आउट वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल। इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स का कुछ ना कुछ फंक्शन है। अगर एक भी सेल ऑर्गेनेल्स वर्क करना बंद कर दे देन हमारा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
ओके, सो वी कैन से दैट हर एक सेल ऑर्गेनल्स का बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन होता है सेल के अंदर. नाउ आवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. E stand for endoplasmic and R stand for reticulum. ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. यहाँ मैंने एनिमल सेल को ड्रॉ किया है जिसकी न्यूक्लियस को मैंने दिखाया हुआ है. न्यूक्लियस आप देख सकते हो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है एंड इनमें पोर्स आपको शो हो रहे होंगे. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है. किसकी नेटवर्क है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स की, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है. आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होती है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती हैं. मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो. ओके, एंड फाइनली ये कहाँ से जाके अटैच होती है? ये सेल मेम्ब्रेन से जाकर के अटैच होती है. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये जो नेटवर्क होता है या तो इस टाइप की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, शीट लाइक स्ट्रक्चर होगी, या फिर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी. इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, या फिर ये राउंड भी स्ट्रक्चर शो कर सकता है. एंड ऑब्लॉन्ग बैग्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं. ऑब्लॉन्ग बैग्स मीन्स अगर इस राउंड शेप को आप थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो इसकी शेप क्या होगी? कुछ इस टाइप की हो जाएगी. तो ये जो है ये ऑब्लॉन्ग बैग्स है जिनको वेसिकल्स भी कहते हैं. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है या तो वो इस टाइप की शीट लाइक स्ट्रक्चर में आपको शो होगी, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसी भी शो हो सकती है, या इस टाइप के ऑब्लॉन्ग बैग या राउंड बैग की तरह भी शो हो सकती है. ओके, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देयर आर 2 टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. फर्स्ट मैंने आपको बता दिया रफ एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER से डिनोट करते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER से डिनोट करते हैं. ओके, अब हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखाई देता है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे. अब ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इसकी सरफेस पे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहा जाता है. क्या कहा गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको राइबोसोम्स कहते हैं. एंड ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. मीन्स राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर. क्लियर है? तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम looks smooth. Why? Because ribosomes are not attached to its surface. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे कोई राइबोसोम्स ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल स्मूथ होते हैं. एंड इट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स. तो ये आपको याद रखना है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फैट या लिपिड की सिंथेसिस होती है. ओके, कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सेल की मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में या रिपेयर करने में यूज होते हैं. एंड इस प्रोसेस को मीन्स रिपेयरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ओके, सेल की मेम्ब्रेन को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का यूज हुआ एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं. ओके, कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स की तरह भी वर्क करते हैं. ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल
between various region of the cytoplasm and nucleus. डेफिनेटली ये एक नेटवर्क है, मेम्ब्रेन की नेटवर्क है, तो ये क्या करेंगे, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन में. ओके. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल. हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा कि सेल के अंदर बहुत सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं. तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है वो एक एरिया प्रोवाइड करती है जहाँ पे ये केमिकल रिएक्शंस या केमिकल एक्टिविटीज़ हो सके. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इम्पॉर्टेंट रोल क्या हुआ, डिटॉक्सिफाई करना many poisons and drugs. Okay, this is all about today's video. Thank you.